हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और आपका गोस्ट फियर फ्रॉस्ट 22 से आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और सुपरनैचुरल हॉरर स्टोरी। आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाएगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी कहानी भोपाल के रहने वाले 3 दोस्तों की है जिनका नाम गौरव, मनीष और चेतन है। पेशे से तीनों के तीनों लॉ स्टूडेंट है और भोपाल में रहकर वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं। आप तो ये जान लीजिए कि ये तीनों के तीनों अमीर बापों की बिगड़ी हुई औलादें हैं और भोपाल में रहकर वकालत की पढ़ाई के नाम पर अपने घर वालों के पैसे उड़ा रहे थे, क्योंकि इन्हें अय्याशी का बहुत ज़्यादा शौक था। लेकिन अब उनके साथ ऐसा क्या हुआ था, इसे जानने के लिए कहानी को मनीष के नज़रिया से सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम मनीष है। वैसे तो मैं गोरखपुर से हूँ, लेकिन अभी भोपाल में एक फ़्लैट लेकर रहता हूँ। इस फ्लैट को मेरे पापा ने ही मुझे खरीद कर दिया था जब मैंने उनसे कहा था कि मुझे भोपाल में रहकर लॉ की पढ़ाई करनी है। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम किसी भी किराए के मकान में नहीं रहोगे, बल्कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छे से अच्छा फ्लैट खरीद कर दूंगा जिसमें तुम अपने दोस्तों के साथ वहां पर रह लेना। अब ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि मेरे पापा के पास बहुत सारा पैसा है। मेरे पापा के पास सीमेंट की कई एजेंसियां हैं जिनसे कि वो बहुत सारा मोटा पैसा कमाते हैं। इसी वजह से मुझे मेरी ज़िंदगी में पैसे कमाने की कोई भी टेंशन नहीं थी, बल्कि मैं तो मेरे पापा के कमाए हुए पैसों को उड़ाने में लगा हुआ था। लेकिन एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसा होता है, और सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बल्कि मेरे दोस्तों के साथ भी कुछ ऐसा होता है जिसके होने के बाद हम लोगों को ज़िंदगी की असलियत का पता चलता है और हम लोगों को इस चीज़ का एहसास होता है कि आज तक हम लोगों ने अपने घर वालों का कितना नुकसान किया है और उनके कितने पैसे खराब किए हैं। इसके साथ ही हमें इस चीज़ का भी एहसास हुआ कि हमारी उस अय्याशी वाली आदत की वजह से कभी किसी को हमारी किसी चीज़ का इतना ज़्यादा बुरा लग सकता है जिसकी वजह से वो हम लोगों के साथ इतना ज़्यादा बुरा करेगा। इसका हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आज जो कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो मेरे जीवन में घटी एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना है। और उस घटना के होने के बाद मुझे यह समझ में आ गया था कि जीवन में सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। पैसे के अलावा भी हमारी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें मायने रखती हैं, लेकिन उन पैसों के नशे में हम उन चीज़ों को नज़रअंदाज करने लगते हैं और उनका तिरस्कार करने लगते हैं। लेकिन फिर हमारे साथ कुछ ऐसा होता है जिसके होने के बाद हमको समझ में भी नहीं आता कि अब इस चीज़ को हम कैसे संभालें। जो डरावनी घटना आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, उस घटना के होने के बाद मेरे दिमाग से सारा का सारा पैसों का भूत उतर गया था, क्योंकि मेरे पीछे तो एक ऐसा भूत पड़ गया था जो कि मुझे ही मारकर अपने साथ लेकर जाना चाहता था। दरअसल जब मेरे पापा ने मुझे वो फ्लैट खरीद कर दे दिया था और मैं अकेला वहाँ पर रहने लगा था, तो मेरे अकेले का वहाँ पर मन नहीं लग रहा था। इसी वजह से मैं मेरे 2 खास दोस्तों को फ़ोन करता हूँ और उनसे कहता हूँ कि तुम भी कानपुर में ही मेरे पास आ जाओ। यहाँ पर मेरा फ्लैट खाली ही पड़ा हुआ है, तो रहने की कोई भी दिक्कत नहीं होगी और तीनों दोस्त मिलकर अच्छे से मज़े करेंगे। मेरे वो जो 2 दोस्त थे उनमें से एक का नाम गौरव और एक का नाम चेतन था, और वो दोनों भी अच्छे खासे ख़ानदान से थे, या फिर यूँ कहूँ कि वो भी मेरी तरह ही अमीर बाप की औलाद थे। लेकिन अमीर बाप की औलाद होने के बावजूद भी वो काफ़ी ज़्यादा कंजूस थे। वो मेरी तरह इतने ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करते थे। इसी वजह से जब मैंने उनसे कहा कि मेरा फ्लैट खाली ही पड़ा है, रहने की कोई दिक्कत नहीं होगी, तो मेरे मुँह से यह बात सुनते ही वो वहाँ पर आने के लिए तैयार हो जाते हैं और कुछ ही दिनों बाद वो मेरे पास आकर रहने लगते हैं। उनके मेरे पास आते ही हम लोगों ने पूरी तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू कर दिया था। हम तीनों बहुत ही ज़्यादा नशा किया करते थे। सबसे ज़्यादा तो हम लोग शराब पिया करते थे। हमारे फ्लैट पर जो फ्रिज था वो पूरा का पूरा शराब की बोतलों से ही भरा रहता था। शाम के वक्त भी हम लोग पब, बार और बाकी की जगह पर मज़े करने के लिए जाया करते थे। एक दिन ऐसे ही जब हम लोग एक बार में पहुँचते हैं तो वहाँ पर हम तीनों दोस्त बैठे बैठे शराब के पैग लगा रहे थे। तभी पैग लगाते लगाते ही हमारी नज़र उस बार में डांस कर रही एक लड़की के ऊपर जाती है
दिखने में तो वो लड़की नहीं लग रही थी, यानी कि जब हम लोग उसे नाचते हुए देख रहे थे तो वो उम्र में थोड़ी बड़ी लग रही थी। मतलब हम लोग उसको लड़की नहीं कह सकते थे, बल्कि वो एक औरत थी। यानी कि उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई 25 से 30 साल के बीच की औरत हो। उस वक्त हम लोग काफ़ी ज़्यादा नशे में थे, इसी वजह से हम तीनों वहाँ से उड़ते हैं और जिस जगह पर वो औरत डांस कर रही थी हम भी उसके बगल में जाकर उसके साथ डांस करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग उसके साथ जाकर वहाँ पर डांस करने लगते हैं तो वो अजीब तरीके से हम लोगों को घूरने लगती है। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ये नहीं चाहती थी कि हम लोग उसके साथ वहाँ पर डांस करें। अभी वो सब चल ही रहा था कि तभी मेरा जो दोस्त गौरव था वो थोड़ी अपनी लिमिट क्रॉस कर देता है और वो उस औरत के साथ बदतमीज़ी करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से डांस करते करते ही वो औरत मेरे दोस्त गौरव को एक ज़ोर का चांटा मार देती है। जैसे ही वो चांटा मारती है तो बाहर के लोगों को लगता है कि शायद वहाँ पर कुछ हो रहा है। इसी वजह से वहाँ पर कुछ बाउंसर आते हैं और हम तीनों दोस्तों को वहाँ से उठाकर बाहर फेंक देते हैं। बार से बाहर आते ही मैं मेरे दोस्त गौरव के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता हूँ और उससे कहता हूँ कि क्या यार गौरव, तूने तो सारा मज़ा ही ख़राब कर दिया। हम लोग भी तो आराम से उसके साथ नाच रहे थे, तुझे इतना ज़्यादा करने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन उस वक्त गौरव इतना ज़्यादा नशे में था कि उसे कुछ भी अता पता नहीं था कि वो उस वक्त कहाँ पर है और किस हाल में है। इसके बाद मैं उन दोनों दोस्तों को मेरे साथ लेकर मेरी गाड़ी के पास में जाता हूँ। अब जैसा कि आप लोगों ने पहले कहानी में सुना है कि मैं एक रईस बाप की औलाद हूँ, तो एक रईस बाप की औलाद पैदल या फिर बाइक से तो चलने से रही। और जैसा आप लोग सोच रहे हैं यहाँ बिल्कुल वैसा ही है। यानी कि उस वक्त मेरे पास एक गाड़ी थी जिसमें मैं अपने दोस्तों को ले जाकर पीछे की तरफ पटकता हूँ और गाड़ी को वहाँ से स्टार्ट करके वापस अपने फ्लैट की ओर निकल पड़ता हूँ। उस वक्त रात के लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच का वक्त हो रहा था। अभी मैं वहाँ से निकला ही था कि तभी मेरा दोस्त चेतन मुझसे कहता है कि अरे मनीष, एक बार गाड़ी रोक। जैसे ही वो मुझे ये बात कहता है तो मैं अचानक से गाड़ी रोकता हूँ। मेरे गाड़ी रोकते ही वो पीछे की तरफ से उठकर मेरे पास मेरे बगल में आगे वाली सीट पर आकर बैठ जाता है। अब उसे अचानक से इस तरह से मेरे बगल में आकर बैठता हुआ देखकर मैं उससे पूछता हूँ कि क्या हुआ, तू इस तरीके से यहाँ आगे आकर क्यों बैठ गया। तो वो मुझसे कहता है कि अरे यार, इस गौरव ने पीछे का पूरा माहौल खराब कर रखा है, गैस पर गैस छोड़े जा रहा है, इसी वजह से मैं आगे आ गया। जैसे ही चैतन ने मुझे ये बात कही तो मुझे भी हंसी आ जाती है और हम लोग एक बार ज़ोर से हंसते हैं। उसके बाद मैं फिर से गाड़ी चलाने लगता हूँ। अभी हम लोग कुछ दूर आगे निकले ही थे कि तभी उस वक्त हमारी गाड़ी एक सुनसान सड़क पर थी। यानी कि कहने को तो वो एक हाईवे ही था, लेकिन उस जगह पर ज़्यादा चहल पहल नहीं थी। अभी हम लोग वहाँ से जा ही रहे थे कि तभी अचानक से हमें सड़क के बगल में एक औरत खड़ी हुई दिखाई देती है, जो दूर से ही हमारी गाड़ी को रोकने के लिए अपने हाथ से इशारा कर रही थी। अब जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि हम लोग पूरे के पूरे अय्यास किस्म के इंसान थे, इसी वजह से उतनी सुनसान रात को उस सड़क पर एक अकेली औरत को देखते ही हम लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और मेरा दोस्त चेतन मुझसे कहता है कि अरे मनीष, देख, सड़क के बगल में खड़ी हुई वो औरत हम लोगों को रुकने का इशारा कर रही है। तो मैं चेतन से पूछता हूँ कि क्या बोलती है पब्लिक, गाड़ी को रोकना चाहिए या फिर सीधे निकल जाना चाहिए। मेरे ऐसा कहने पर चेतन कहता है कि पब्लिक की तो यही डिमांड है कि बेचारी अबला नारी को गाड़ी के अंदर बिठा लिया जाए। चेतन के इस डायलॉग को सुनकर हम दोनों फिर से एक बार जोर से हंसते हैं और हंसते हंसते ही अब हमारी गाड़ी उस औरत के पास में पहुंच जाती है। उसके पास में पहुंचते ही अचानक से मेरा पैर गाड़ी के ब्रेक पर चला जाता है और गाड़ी वहीं पर रुक जाती है। गाड़ी के रुकते ही चेतन अपनी तरफ का गाड़ी का शीशा नीचे करता है और उस औरत से पूछता है कि कहाँ जाना है आपको। तो वो औरत आगे ही की किसी जगह का नाम लेती है। इसके बाद हम उसे पीछे की तरफ गौरव के बगल में बैठने को कहते हैं और हम लोगों के ये कहते ही वो औरत गौरव के बगल में पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। उसके बैठते ही मैं वापस गाड़ी को चलाना शुरू करता हूँ। लेकिन इस बार जैसे ही मैंने गाड़ी को आगे की तरफ बढ़ाया तो मेरी गाड़ी बहुत ज़्यादा लोड ले रही थी, यानी कि वो चलते वक्त बहुत ज़्यादा पावर खींच रही थी। इस चीज़ को देखकर मैं सोचता हूँ कि अचानक से गाड़ी को ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा पावर ले रही है। अक्सर गाड़ी ऐसा उस वक्त करती थी जब गाड़ी में कोई बहुत ही भारी सामान या फिर काफ़ी ज़्यादा लोग बैठे हुए हो।
जिनके वज़न की वजह से वो इतना ज़्यादा पावर लेती हो। लेकिन आज तो गाड़ी में सिर्फ 4 लोग ही बैठे थे, पर यह सब उस औरत के बैठने के बाद में होने लगा था। एक पल के लिए मैं पीछे की तरफ मुड़कर उस औरत को देखता हूँ, लेकिन दिखने में वो तो इतनी ज़्यादा मोटी भी दिखाई नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से उसके वज़न से गाड़ी के ऊपर इतना लोड पड़े। पर फिर भी पता नहीं गाड़ी दूसरे गियर से ऊपर उठ ही नहीं रही थी। जैसे ही मैं तीसरा गियर डालता था तो गाड़ी अपने आप ही दबने लगती थी। अब यह चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगी। अभी हम लोग गाड़ी में बैठे ही थे, तभी मेरी नज़र पीछे की तरफ वाले शीशे पर जाती है और मैं उस शीशे में उस औरत को देख रहा था। जब मैंने उस औरत को देखा तो मुझे दिखाई देता है कि वो औरत लगातार पीछे की तरफ बैठे हुए मेरे दोस्त गौरव की तरफ देख रही है और वो उसे अजीब तरीके से घूर रही है। जब उस औरत को मैंने मेरे दोस्त गौरव को घूरते हुए देखा तो मैंने उसके साथ ही एक चीज़ और नोटिस की कि यह औरत उस बार में डांस कर रही औरत की तरह ही दिखाई दे रही थी। लेकिन उस वक्त मुझे इतना तो पता था कि यह वो औरत नहीं है, बल्कि यह सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही उसकी तरह दिखाई दे रही है। यानी कि उसकी शक्ल उस औरत से मिलती जुलती दिखाई दे रही थी और उसने साड़ी भी बिल्कुल उसी तरीके से पहन रखी थी जिस तरीके से उस बार वाली औरत ने पहन रखी थी। लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं तो ये भी बार में ही डांस करती होगी। अब थोड़ी दूर आगे चलने के बाद वो औरत हम लोगों को गाड़ी रोकने का इशारा करती है और गाड़ी के रुकते ही वो गाड़ी से नीचे उतरती है और अचानक से आगे की तरफ आकर हम लोगों से धन्यवाद या शुक्रिया कहने के बजाय पीछे की तरफ अंधेरे में पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। कुछ देर तक तो हम लोग पीछे की तरफ मुड़कर देखते हैं, लेकिन जब हमें वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता है तो फिर हम लोग अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके वापस अपने फ्लाइट की ओर आ जाते हैं। जब हम लोग अपने फ्लाइट के नीचे पहुँचते हैं और गाड़ी से उतरते हैं तो मैं कई बार गौरव को गाड़ी से नीचे उतरने के लिए आवाज़ लगाता हूँ, लेकिन हमारे बार बार आवाज़ लगाने के बाद भी गौरव कोई जवाब नहीं देता है और वो पूरा का पूरा बेसुध होकर सीट पर पड़ा हुआ था। तभी हम लोगों को अचानक से कुछ चिंता होती है और हम लोग उसको गाड़ी में से उठाते हैं। जब हम लोगों ने चेक किया तो उस वक्त उसकी सांसें तो चल रही थीं। ये चीज़ देखने के बाद मेरा दोस्त चेतन मुझसे कहता है कि शायद ज़्यादा दारू पीने की वजह से ये बेहोश हो गया है और अब तो इसे शायद कल सुबह तक ही होश आएगा। इसी वजह से हम दोनों उसे अपने अपने कंधों के बल उठाते हैं और ऊपर मेरे फ्लाइट की तरफ लेकर जाने लगते हैं। उस वक्त हम लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा शराब पी रखी थी, जिसकी वजह से कई बार उसको ऊपर ले जाते वक्त हम लोग सीढ़ियों में गिर भी जाते हैं। लेकिन फिर भी किसी शराबी बेवड़े की तरह हम लोग गिरते उठते आखिरकार हमारे फ्लैट पर पहुंच ही गए थे। लेकिन उस वक्त पता नहीं गौरव के अंदर से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। हम लोग सोचते हैं कि शराब तो हम लोगों ने भी पी रखी है, लेकिन हमारे अंदर से तो इतनी ज़्यादा बदबू नहीं आ रही। ये बदबू सिर्फ इस गौरव के अंदर से ही क्यों आ रही है। तभी मेरा दोस्त चेतन कहता है कि इसको अंदर ले जाकर रूम में सुला देते हैं और हम लोग हॉल में सो जाते हैं। अगर हम इसको अपने बगल में ही सुलाएंगे तो पूरी रात भी नहीं सो पाएंगे। इसके बाद हम लोग कुछ वैसा ही करते हैं और गौरव को उस कमरे में सुलाकर हम लोग बाहर हॉल में सो गए थे। अब तक लगभग सुबह के 4 बज चुके थे, जिसकी वजह से अब हमें बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और हम लोग बेसुध होकर वहीं हॉल में गिर गए थे। लेकिन हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आज हम लोग अपने साथ हमारे फ्लाइट पर एक ऐसी चीज़ को लेकर आ गए हैं जिसकी वजह से अब हमारी आगे की ज़िंदगी पूरी तरीके से झंड होने वाली थी और हम लोगों के साथ आगे अब कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी हमने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। अब हम लोगों के लिए एक ऐसा डरावना हादसा इंतज़ार कर रहा था जिसको देखने और जानने के बाद हम लोगों के पैरों तले से ज़मीन खिसकने वाली थी और हम लोगों का पूरा शराब का नशा उस चीज़ को देखते ही वहीं की वहीं उतरने वाला था। अब दूसरे दिन हम लोगों की आंखें लगभग दोपहर के 12 बजे के आसपास में खुलती हैं। उस वक्त दोपहर की धूप पूरी तरीके से हमारे ऊपर आई हुई थी। अब आंखें खुलते ही मैं सबसे पहले मेरे बगल में सोए हुए मेरे दोस्त चेतन को उठाता हूँ। चेतन को उठाने के बाद मैं वहीं पर अपने बिस्तर पर ही बैठ गया था और अपने बगल में रखी हुई पानी की बोतल से पानी पीने लगा था, क्योंकि पहली रात हम लोगों ने शराब बहुत ही ज़्यादा पी ली थी। इसी वजह से आज नींद से उठने के बाद मेरा सिर बहुत ज़्यादा भारी भारी हो रहा था। अब चेतन भी उठकर अपने बिस्तर पर बैठ गया था
और वो भी बोतल से पानी ही पी रहा था। पानी पीते पीते हम लोग आपस में बातें कर रहे थे कि तभी चेतन मुझसे कहता है कि यार तुझे एक आवाज़ सुनाई दे रही है। तो मैं उससे कहता हूँ कि नहीं, मुझे तो कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, तू किस आवाज़ की बात कर रहा है। तो वो मुझसे कहता है कि एक बार चुप होकर पूरी तरीके से शांत होकर सुनने की कोशिश कर, मुझे कुछ सुनाई दे रहा है, लेकिन हम लोगों की बात करने की वजह से हमारी आवाज़ के पीछे वो आवाज़ दब रही है। चेतन ने जब मुझे ऐसा कहा तो मैं बिल्कुल चुप हो जाता हूँ। अब हम दोनों की नज़रें तो एक दूसरे से मिली हुई थीं, लेकिन हमारे कान पूरी तरीके से खड़े हो रखे थे और हम लोग उस आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही हम लोग चुप हुए तो मुझे भी मेरे कानों में एक आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ कुछ तप तप की थी, यानी कि उस आवाज़ को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी पानी की कोई बूंद नल से टपक रही हो और नीचे की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा पानी भरा हुआ हो, जिसमें कि ऊपर से गिरने वाली वो बूंद उस पानी में गिरते ही एक अजीब सी टप टप की आवाज़ कर रही थी। तभी मैं सोचता हूँ कि कहीं बाथरूम का नल तो थोड़ा चालू नहीं रह गया है। और ये बात मैं मेरे दोस्त चेतन से कहता हूँ तो चेतन मुझसे कहता है कि हम लोगों का बाथरूम तो आगे की तरफ है और ये जो आवाज़ आ रही है ये पीछे की तरफ से आ रही है, पर पीछे की तरफ तो कोई भी नल वगैरह है ही नहीं। जब हम लोगों ने गौर से उस आवाज़ को सुना तो वो आवाज़ उस कमरे में से आ रही थी जिस कमरे में हमने हमारे दोस्त गौरव को रात को सुलाया था। उस आवाज़ को समझते ही और इस चीज़ के बारे में पता चलते ही कि वो आवाज़ उस कमरे में से आ रही है, हम दोनों एक दूसरे की तरफ अजीब तरीके से देखते हैं और फिर वहाँ से उठकर उस कमरे की तरफ जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग उस कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि वो दरवाज़ा तो अंदर की तरफ से बंद है, यानी कि किसी ने उस कमरे की अंदर की तरफ से कुंडी लगा रखी है। अब ये चीज़ देखते ही हम दोनों फिर से एक दूसरे की तरफ अजीब तरीके से देखते हैं, क्योंकि कमरे के अंदर तो सिर्फ गौरव ही था और जब हम लोगों ने रात को उसको सुलाया था तो वो तो पूरी तरीके से बेसुध हालत में था, उसको किसी भी चीज़ का कुछ पता ही नहीं था। तो फिर उसने अपने कमरे के अंदर की तरफ से कुंडी कैसे लगाई। इसके बाद हम लोग सोचते हैं कि शायद हो सकता है हम लोगों के सोने के बाद वो उठा हो और वापस सोते वक्त उसने कमरे के अंदर की तरफ से कुंडी लगा ली हो। लेकिन अब वो आवाज़ हमें और भी ज़्यादा तेज़ तेज़ सुनाई दे रही थी, क्योंकि वो आवाज़ उस कमरे के अंदर से ही आ रही थी। उस आवाज़ को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे उस कमरे के अंदर फर्श पर पूरा पानी भरा हुआ हो और ऊपर से कोई पानी की बूंद धीरे धीरे टपक रही हो और नीचे गिरते वक्त उस पानी में गिरने की वजह से उस बूंद की तप तप की आवाज़ आ रही थी। अब हम लोग ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाते हैं और मेरे दोस्त गौरव को आवाज़ लगते हैं, लेकिन कई बार दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी गौरव ना ही तो दरवाज़ा खोलता है और ना ही अंदर से कोई जवाब देता है। लगभग आधा घंटे तक दरवाज़ा पीटने के बाद भी जब वो दरवाज़ा नहीं खोलता है तो हम लोग उसके फ़ोन पर फ़ोन करते हैं, लेकिन उस वक्त वो फ़ोन भी नहीं उठाता है। जब हम लोग उसके फ़ोन पर फ़ोन कर रहे थे तो अंदर से उसके फ़ोन के बजने की आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। अब कई बार घंटी देने के बावजूद भी जब वो फ़ोन नहीं उठा रहा था तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। अब हमारे दिमाग में अजीब अजीब तरह के ख्याल आने लगे थे। इसी वजह से हम दोनों भागकर हमारे बगल वाले फ्लैट में जो अंकल आंटी रहते थे उनको बुलाकर लाते हैं। लेकिन जब हम लोग उनके घर पर उनको बुलाने के लिए गए और हम लोगों ने उनको पूरी बात बताई कि इस तरीके से हमारा दोस्त दरवाज़ा नहीं खोल रहा है, तो वो हम लोगों से कहते हैं कि अरे तुम लोग तो वैसे ही शराबी और बेवरे हो और वो तुम्हारा दोस्त भी दारू पीकर पड़ा होगा, जब उसे होश आ जाएगा तो अपने आप ही दरवाज़ा खोल देगा। लेकिन हम लोग उनसे जब बहुत ज़्यादा सीरियस होकर ये बात कहते हैं तो उन लोगों को भी लगता है कि शायद कोई गंभीर बात है। इसी वजह से फिर वो अंकल अपने अगल बगल वाले एक दो दोस्तों को और बुला कर लाते हैं और फिर 4-5 लोग और 2-3 औरतें हमारे उस प्लेट के अंदर आते हैं जो कि हमारे पड़ोसी ही थे। अंदर आने के बाद वो लोग भी कई बार उस दरवाजे को खटखटाते हैं, लेकिन अभी भी गौरव दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। कई बार खटखटाने के बाद भी जब वो दरवाज़ा नहीं खोलता है तो फिर सभी लोग यही तय करते हैं कि अब इस कमरे के दरवाजे को तोड़ना ही पड़ेगा। इसके बाद कई मशक्क़तें करके हम लोग उस दरवाजे को तोड़ते हैं और दरवाजे को तोड़कर जैसे ही हम लोग उस कमरे के दरवाजे को खोलते हैं तो कमरे के अंदर का नज़ारा देखते ही हम दोनों दोस्तों के मुंह से एक ज़ोर की चीख निकल जाती है और हम लोग डर कर पीछे की तरफ फर्श पर गिर जाते हैं।
उस वक्त हमारी आंखों के सामने जो कुछ भी था, उस नज़ारे को हम लोग आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। और उसको देखते ही हम लोग इतना ज़्यादा डर गए थे कि हमारी सांसें बहुत तेज़ ऊपर नीचे हो रही थी। और हम लोगों के साथ साथ ही उस वक्त हमारे फ्लाइट पर जितने भी लोग थे, उन लोगों के माथे पर भी पसीना आ गया था। इसके साथ ही जो हमारी पड़ोसी औरतें वहाँ पर आई थीं, जब उन्होंने सामने कमरे का वो मंजर देखा, तो उस मंजर को देखते ही वो तो बहुत तेज़ तेज़ चिल्लाने लगती हैं। उनमें से एक दो की तो उस वक्त बीपी बढ़ गई थी, जिसकी वजह से वो अंकल लोग उनको पानी लाकर पिलाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर हम लोगों ने उस वक्त कमरे के अंदर ऐसा क्या देख लिया था जिसकी वजह से हम सभी लोगों की हालत ऐसी हो गई थी। तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि जैसे ही हमने उस दरवाजे को तोड़ा और दरवाजे को तोड़ते ही जब हमने उस दरवाजे को खोला, तो दरवाजे को खोलते ही हम लोगों को दिखाई देता है कि हमारा दोस्त गौरव उस कमरे के अंदर पंखे से फांसी पर लटका हुआ है। अब हम लोगों के इतने ज़्यादा डरने की वजह सिर्फ ये नहीं थी कि वो फांसी के बल लटका हुआ था, बल्कि हम लोगों के इतने ज़्यादा डरने की वजह ये थी कि हम लोगों को उस वक्त दिखाई देता है कि फांसी पर लटके हुए गौरव के दोनों हाथ उसकी कोहनी के पास से कटे हुए हैं और उसके नीचे खून फर्श पर पूरा का पूरा खून फैला हुआ है। और उस वक्त हमें जो टप टप की आवाज़ सुनाई दे रही थी, वो गौरव के खून की ही थी। उस वक्त उसके कटे हुए हाथों से रिसक रिसक कर वो खून की बूंदें नीचे फर्श पर गिर रही थी। अब अपनी आंखों के सामने इतना भयंकर और डरावना मंजर देखकर कोई भी डर जाएगा, लेकिन उस वक्त वहां पर गौरव के वो कटे हुए हाथ थे ही नहीं, यानी कि वहां पर उसके सिर कोहनी तक के ही हाथ थे जो कि उसके शरीर से लगे हुए थे, पर जो कटे हुए हाथों के नीचे का हिस्सा था वो वहां से गायब था। और उस चीज़ को देखते ही हम लोगों को ये समझ में आ गया था कि गौरव को किसी और ने ही मारा है और उसके हाथ काट कर उसको इस तरीके से यहाँ फांसी पर लटका दिया है, या फिर फांसी पर लटकाने के बाद उसके हाथ काट कर ले गया है। या उस वक्त तक गौरव का पूरा शरीर काला पड़ चुका था, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद काफ़ी लंबे समय से ये इसी तरीके से यहाँ फांसी के बल लटका हुआ है और तभी से इसके हाथ कटे हुए हैं, क्योंकि उस वक्त तक उसके शरीर का पूरा खून निकल चुका था। अब सिर्फ कुछ खून की बूंदें ही टपक रही थीं। इस चीज़ को देखते ही वहाँ पर मौजूद सभी लोगों का दिल दहल उठता है। उस चीज़ को देखकर सभी लोगों को ये समझ में आ गया था कि ये एक मर्डर ही है। अब वहाँ पर मौजूद सभी लोग हम लोगों को शक की नज़रों से देख रहे थे। उनको शायद ऐसा लग रहा था कि हम ही लोगों ने हमारे दोस्त को मारकर इस तरीके से यहाँ पर लटका दिया है, और फिर हम लोग इस तरह से नाटक कर रहे हैं कि हमारे दोस्त को किसने मार दिया। अब इतनी बड़ी सोसाइटी में एक फ्लैट में इस तरह से किसी की मौत हुई थी तो पुलिस केस तो होना ही था। कुछ ही देर में वहाँ पर पुलिस आ जाती है, और एक पल के लिए तो पुलिस वालों ने भी जब गौरव की लाश को देखा तो उन लोगों की भी हालत ख़राब हो गई। पुलिस के आने के बाद ही उसकी लाश को नीचे उतारा जाता है और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए उसको ले जाया जाता है। इसके साथ साथ ही पुलिस वाले गौरव का सारा सामान ले जाते हैं, उसका मोबाइल फ़ोन, उसके कपड़े और भी बहुत सी चीज़ें थीं जो वो अपने साथ ले गए थे। उन और भी बहुत सी चीज़ों में हम दोनों भी थे, यानी कि पुलिस हम लोगों को भी अपने साथ ली गई थी। लेकिन क्योंकि हम लोग एक रईस बाप की औलाद थे, तो जैसे ही मेरे पापा को इन सब के बारे में पता चलता है तो वो अपनी पावर से उस दिन शाम तक ही मुझे पुलिस स्टेशन से निकाल कर ले जाते हैं। पुलिस वालों ने मुझे सिर्फ इसी शर्त पर जाने दिया था कि जब भी वो लोग मुझे किसी भी पूछताछ के लिए बुलाएंगे तो मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, और इसके साथ ही मैं इस शहर को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। अब घर पर आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और मैं बार बार चेतन को फ़ोन करके उससे बात कर रहा था कि कहीं उसके साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तभी अचानक रात के लगभग 10 बजे मेरे पास एक फ़ोन आता है, और वो फ़ोन पुलिस स्टेशन से था। उन लोगों ने मुझे फ़ोन पर बताया कि गौरव के फ़ोन से एक औरत की फ़ोटो मिली है और मुझे वहाँ जाकर उस औरत को पहचानना है कि वो औरत कौन है। इसके बाद मैं ये बात मेरे पापा को बताता हूँ तो पापा मेरे साथ एक ड्राइवर और 2 लोगों को और भेजते हैं। उन लोगों के साथ मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ। जब मैं वहाँ पर गया तो पुलिस वालों ने मुझे गौरव के फ़ोन में 2-4 फ़ोटो दिखाई, और आप यकीन नहीं मानोगे कि उन फ़ोटो को देखने के बाद मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि उस वक्त मैं थर थर काँपने लगा था।
उस वक्त मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि सिर्फ मेरे पेन से सो निकलना ही बाकी था, क्योंकि उस वक्त गौरव के फ़ोन में मैंने जिस औरत की फ़ोटो देखी थी उस औरत को मैं अच्छी तरीके से पहचानता था। लेकिन उस फोटो में वो औरत जो करती हुई दिखाई दे रही थी, उसको देखकर मेरा दिल दहल गया था और मुझे समझ में आ गया था कि अब अगला नंबर चेतन का और मेरा किसी का भी हो सकता है, क्योंकि अगर उसने गौरव के साथ ही इतनी निर्दयता से उसका ये हाल किया है तो फिर वो हम लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकती थी। दरअसल जब पुलिस वालों ने मुझे वो फ़ोटो दिखाई तो मुझे उस फोटो में दिखाई देता है कि पीछे की तरफ पंखे से गौरव लटका हुआ है और वो औरत गौरव के फ़ोन को अपने हाथ में लेकर उसकी लटकती हुई लाश के साथ सेल्फी ले रही है। और सेल्फी लेने के बाद उसने उस फोटो को एक निशानी के तौर पर या फिर अपना खौफ फैलाने के लिए उस फोटो को इस फ़ोन में छोड़ दिया था। इसके साथ ही 2-4 फोटो और थी, जिनमें से एक फ़ोटो में वो औरत गौरव के हाथ काट रही है और दूसरी फ़ोटो में वो खुद की ही सेल्फी ले रही हैं। लेकिन जिस फोटो में वो खुद की सेल्फी ले रही हैं, उस फोटो में अचानक से ही उसका चेहरा पूरी तरीके से बदला हुआ था। यानी कि दिखने में तो वो उस फोटो में वही लग रही है, लेकिन फोटो में चेहरा पूरी तरीके से बदला हुआ है और वो बदला हुआ चेहरा इतना ज़्यादा भयंकर और डरावना लग रहा था कि उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कोई आम औरत नहीं बल्कि कोई प्रेत, पिशाचिनी या फिर डायन है। उस फोटो को देखकर तो पुलिस वालों की भी हालत खराब हो गई थी, क्योंकि उस फोटो में उसे औरत की आंखें पूरी तरीके से सफ़ेद सफ़ेद चमक रही थी और इसके साथ ही उसका चेहरा पूरी तरीके से सड़ा हुआ और जला हुआ दिखाई दे रहा था। और उस फोटो में उसने एक अजीब सी मुस्कुराहट दे रखी थी और उसकी वो मुस्कुराहट उस वक्त बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने सारी कहानी तो आप लोगों को बता दी, लेकिन मैं आप लोगों को ये नहीं बता रहा हूँ कि आखिर उस फोटो में वो औरत थी कौन। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि उस फोटो में ये वही औरत थी जो उस रात उस बार में डांस कर रही थी और उसकी शक्ल से मिलती जुलती जो औरत उस रात हमारे साथ गाड़ी में बैठी थी, जो कि उस वक्त गौरव के बगल में पीछे की तरफ बैठी हुई थी। अब इस चीज़ को देखकर मुझे समझ में आ गया था कि शायद वो कोई नॉर्मल औरत नहीं थी, क्योंकि अब मुझे वो चीज़ याद आने लगती है कि जब मैं गाड़ी चलाते वक्त पीछे वाले शीशे में देख रहा था तो वो औरत गौरव को अजीब तरीके से घूरते हुए देख रही थी। अब मुझे उसके घूरने की वजह समझ में आ रही थी और मुझे ये भी समझ में आ रहा था कि वो औरत कौन थी जो उस रात हम लोगों से लिफ्ट लेकर हमारी गाड़ी में बैठी थी और उस रात हमारी गाड़ी का वज़न इतना ज़्यादा भारी क्यों हो गया था। पुलिस स्टेशन में गौरव के फ़ोन में उस औरत की फ़ोटो देखी तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और मुझे समझ आ गया था कि अब वो औरत हम दोनों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए मैंने वहीं से तुरंत चेतन को फ़ोन किया और उसे कहा कि चाहे तुझे कितना ही ज़रूरी काम क्यों ना हो, लेकिन तू अपने घर से बाहर मत निकलना और घर पर भी तू अकेला मत रहना। अगर रात को भी सोए तो अपने घर में से किसी एक आदमी को अपने साथ लेकर सोना, या फिर हो सके तो एक ही जगह पर अपने घर वालों के साथ सो जाना। जब उसने मुझसे पूछा कि मैं उसे ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो मैं उस वक्त पुलिस स्टेशन में जो कुछ भी वहाँ पर हुआ था वो सारी बात मैं उसे बताता हूँ। और मेरे मुंह से वो बात सुनते ही अब चेतन की भी हालत ख़राब हो गई थी। अब पुलिस वालों को तो यही लग रहा था कि गौरव को या तो हम दोनों ने मिलकर मारा है या फिर इस शहर में कोई सीरियल किलर आ गया है जो इस तरीके से लोगों को मारने के बाद अक्सर अपनी निशानी छोड़ता है और लोगों को एक चेतावनी देता है कि अगर वो उसको पकड़ सकते हैं तो पकड़ ले। अब पुलिस वाले तो इस केस की सीरियल किलर के हिसाब से तहकीकात कर रहे थे, लेकिन उस वक्त मुझे इस चीज़ का पता था कि गौरव को किसी सीरियल किलर ने नहीं मारा है, बल्कि उसको उसी औरत ने मारा है जिसकी फ़ोटो उस वक्त गौरव के फ़ोन में थी। पुलिस वालों का भी यही मानना था कि मारा तो उसे उसी औरत ने है, लेकिन वो कोई आत्मा नहीं बल्कि हो सकता है कि एक सीरियल किलर हो, क्योंकि अक्सर सीरियल किलर ही दिमाग से इतना ज़्यादा हैवानियत से भरा हुआ होता है कि वो किसी इंसान को इतनी दरिंदगी और इतनी निर्दयता के साथ मार सके। अब उस दिन मुझे जो कुछ भी पता था वो मैं पुलिस वालों को बताकर वापस अपने घर पर आ जाता हूँ। और घर पर आने के बाद जब मैंने ये सारी बातें अपने पापा को बताई तो मेरे पापा इन चीज़ों में ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे। इसीलिए वो मुझसे कहते हैं कि आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती है,
तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो सकता है कि तुम लोगों ने उस औरत के साथ उस बार में थोड़ी बहुत बदतमीज़ी की थी, इसी वजह से उसने बदला लेने के लिए ये सब किया हो। अब जैसे ही पापा ने ये बात बोली तो यह चीज़ मेरे दिमाग में भी सटीक बैठ जाती है। लेकिन अब मेरे दिमाग में अगर कुछ चल रहा था तो वो ये था कि अगर वो एक नॉर्मल औरत है तो फिर उसने गौरव को मारकर उसके कमरे की अंदर की तरफ से कुंडी कैसे लगाई, क्योंकि कोई भी नॉर्मल इंसान यह चीज़ नहीं कर सकता था। उस रात तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि देर रात तक पापा जाग रहे थे और मैं उन्हीं के पास बैठा हुआ था। लेकिन अगली रात मेरे साथ कुछ ऐसा होता है जिसके होने के बाद मुझे इस चीज़ का एहसास हो गया था कि गौरव के बाद अब अगला नंबर शायद मेरा ही आने वाला है, क्योंकि अगली रात को मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसके होने के बाद जितना मैं अब डरा हुआ था उससे लगभग 100 गुना ज़्यादा मैं डर गया था। और मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद मेरी ज़िंदगी अब कुछ ही दिनों में ख़त्म होने वाली है। अब मुझे मेरे ज़िंदा रहने के एक पल का भी विश्वास नहीं था। मुझे बार बार ऐसे डरावने ख्याल आते थे कि शायद उस औरत की वो आत्मा या फिर वो औरत अभी भी मेरे अगल बगल में ही घूम रही हैं और कहीं ना कहीं से मुझे देख रही हैं। इसके साथ ही मैं ये भी सोच रहा था कि अगर वो कोई नॉर्मल औरत नहीं है तो फिर उस दिन वो उस बार में नॉर्मल लोगों की तरह डांस क्यों कर रही थी। अब दूसरे दिन मैं इसी उधेड़-बुन में लगा हुआ था और यह चीज़ सोचते सोचते ही कब शाम हो गई मुझे इस चीज़ का पता ही नहीं चला। अब क्योंकि पूरे दिन मैं टेंशन के मारे नहीं सोया था, इसीलिए उस दिन शाम को जल्दी ही खाना खाते ही मुझे नींद आ जाती है और मैं अपने कमरे में जाकर सो जाता हूँ। मुझे लगा कि शायद मैं थोड़ा आराम कर लूँगा तो मेरे दिमाग को शांति मिलेगी, इसीलिए मैं मेरे घर के ऊपर वाले फ्लोर में जहाँ मेरा बेडरूम था वहाँ गया और अपने बेडरूम में जाकर सो गया। रात को जब भी मैं सोता था तो अपने कमरे की लाइट बंद करके ही सोता था, क्योंकि लाइट जलते वक्त मुझे नींद नहीं आती थी। ऐसा इसलिए था कि जो कमरे की लाइट थी उसकी रोशनी आंखों में पड़ती थी और उसकी वजह से ठीक तरीके से नींद नहीं आ पाती थी। उस दिन मैं लगभग रात के 9 बजे ही सो गया था। अब काफ़ी देर सोने के बाद जब मेरी आँख खुली तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे शायद सुबह हो गई है, क्योंकि उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे सोए हुए काफ़ी ज़्यादा समय हो गया है। लेकिन जैसे ही मैंने पलट कर अपने मोबाइल में टाइम देखा तो उस वक्त तो रात के सिर्फ 11:30 ही बज रहे थे। इसी वजह से मैं अपने बेड से उठता हूँ और अपने बेड के बगल में ही रखी हुई पानी की बोतल से पानी पीता हूँ और वापस अपने बेड की तरफ सोने के लिए चला जाता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं अपने बेड की तरफ सोने के लिए गया तो मुझे दिखाई देता है कि जैसे मेरे कमरे की बालकनी में बाहर की तरफ कोई खड़ा है। अब इस चीज़ को देखते ही मुझे थोड़ा बहुत डर लगता है, लेकिन उस वक्त पता नहीं मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आती है और मैं उस बालकनी की तरफ अपने कदमों को बढ़ा देता हूँ। अभी मैं अपने बेड से बालकनी की तरफ जा ही रहा था कि तभी मुझे अचानक से दिखाई देता है कि जो बालकनी के बगल में खड़ा हुआ था वो अचानक से बालकनी के बीचों बीच आता है। और जैसे ही वो बीचों बीच आता है तो मुझे दिखाई देता है कि वो एक औरत है जिसने कि एक लाल रंग की साड़ी पहन रखी है और उसकी साड़ी का पल्लू नीचे उसके पैरों तक फर्श को छू रहा है। इसके साथ ही उसके सिर के बाल भी काफ़ी ज़्यादा लंबे लंबे हैं, जो कि पीछे की तरफ उसकी कमर तक आ रहे थे। ऐसा मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि उस वक्त वो जो कोई भी औरत थी उसका मुंह मेरी तरफ नहीं था, बल्कि उसका मुंह सामने की तरफ था और मेरी तरफ उसकी पीठ थी। अब जैसे ही मुझे यह चीज़ दिखाई देती है तो अचानक से मेरे कदम वहीं पर रुक जाते हैं। अभी मेरे कदम रुके ही थे कि तभी अचानक से मुझे मेरी आंखों के सामने कुछ ऐसा होते हुए दिखाई देता है जिसको देखकर मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई थी, क्योंकि अभी मेरे कदम रुके ही थे कि तभी अचानक से मैं बालकनी की तरफ देखता हूँ कि जो औरत उस वक्त बालकनी में खड़ी हुई थी अब वो बालकनी से नीचे की तरफ छलांग लगा देती है और नीचे गिरते वक्त मुझे उसकी एक चीख भी सुनाई देती है। उसको नीचे गिरता हुआ देखते ही मैं बहुत ज़्यादा डर जाता। उस वक्त मुझे और कुछ तो सूझता नहीं है और मैं फटाक से भागकर अपने कमरे का दरवाज़ा खोलता हूँ और ऊपर वाले फ्लोर से सीधा नीचे जाता हूँ, क्योंकि मेरे पापा नीचे वाले फ्लोर में ही सोते थे। मैं चिल्लाते हुए अपने पापा के बेडरूम की तरफ जाता हूँ और उनको बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ लगाता हूँ। मुझको इस तरीके से चिल्लाता हुआ देखकर मेरे पापा अपने कमरे से बाहर निकल कर आते हैं और मुझसे कहते हैं
कि अरे क्या हुआ मनीष, तुम इस तरीके से क्यों चिल्ला रहे हो। तो मैं मेरे पापा से कहता हूँ कि अभी मेरे कमरे की बालकनी से एक औरत नीचे कूद गई है और उसने नीचे कूदकर खुद को ही खत्म कर लिया है। जब मेरे पापा ने मेरे मुंह से बात सुनी तो वो भी एक पल के लिए हक्के बक्के रह गए। उसके बाद मैं मेरे पापा के साथ बाहर की तरफ मेरे कमरे की जो बालकनी थी वहाँ जाता हूँ, और जैसे ही हम लोग मेरे कमरे की बालकनी के नीचे जाकर देखते हैं तो हमें वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। यानी कि उस वक्त वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल था, ना ही तो वो औरत वहाँ पर थी और ना ही कुछ और था। अब जैसे ही मेरे पापा ने ये देखा तो वो मेरे ऊपर गुस्सा करने लगते हैं और मुझसे कहते हैं कि तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। लेकिन उस वक्त मैं मेरे पापा को कई बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने सच में देखा था। वो औरत ऊपर से नीचे कूदी थी और नीचे कूदते वक्त मुझे उसकी चीख भी सुनाई दी थी। पर उस वक्त पापा मेरी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। वो मुझसे कहते हैं कि तुम चुपचाप वापस अपने कमरे में जाओ और जाकर सो जाओ। मुझे भी सुबह किसी काम से बाहर जाना है, तो मेरी भी नींद खराब मत करो। अब मुझे यह बात कहकर मेरे पापा अपने कमरे में चले जाते हैं। उनको इस तरीके से कमरे में जाते हुए देखकर मैं सोचता हूँ कि ये किस तरह का बाप है। इनको अपने बेटे से ज़्यादा अपने काम की पड़ी हुई है। और उस चीज़ के बारे में सोचते हुए मैं वापस अपने कमरे में चला जाता हूँ। लेकिन अब मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं अपने बेड पर लेटा लेटा इस चीज़ के बारे में सोच रहा था। तभी पता नहीं उस चीज़ के बारे में सोचते सोचते ही मुझे कब नींद आ जाती है और मैं सो जाता हूँ। अभी शायद मुझे सोए हुए थोड़ा ही समय हुआ था कि तभी मुझे नींद में ही ऐसा लगता है कि जैसे मेरे सिर के ऊपर कुछ गिर रहा है। अब बार बार मुझे उस चीज़ का एहसास होता है और वो जो कुछ भी मेरे सिर के ऊपर गिर रहा था वो कुछ पानी के जैसा था। यानी कि जिस तरीके से कोई पानी की बूंद टपकती है उसी तरीके से कुछ चीज़ टपक कर मेरे सर के ऊपर गिर रही थी, और वो लगभग हर 3 से 4 सेकंड के बाद लगातार गिरते जा रही थी। और गिरते वक्त मुझे इस चीज़ का भी एहसास हो रहा था कि ये कोई बहुत ही ज़्यादा ठंडी चीज़ है, क्योंकि उस वक्त वो मेरे सिर के बीचों बीच मेरे ललाट पर गिर रही थी। अब नींद में उस चीज़ के बारे में सोचते सोचते ही अचानक से मुझे वो सब कुछ याद आता है और मैं आंखें बंद किए हुए ही सोचता हूँ कि इस वक्त ये मेरे साथ क्या हो रहा है। ये क्या चीज़ है जो इस वक्त टपक टपक कर मेरे सिर के ऊपर गिर रही है। ये सब कुछ सिर्फ 2-3 सेकंड के अंदर ही मेरे दिमाग के अंदर चलता है, और जैसे ही ये सब मेरे दिमाग के अंदर आता है तो अचानक से मेरी आंखें खुलती हैं। और जैसे ही मेरी आंखें खुलती हैं तो उस वक्त मुझे मेरी आंखों के सामने कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसको देखते ही, अब मैं आपको क्या कहूँ, उस वक्त मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि आप यूँ समझ लो कि मेरी फट के हाथ में आ गई थी। उस चीज़ को अपने सामने देखते ही मैं थर थर काँपने लगा था और अचानक से मेरे पूरे शरीर पर बहुत ही भयंकर पसीना आ गया था। लेकिन अब भी वो चीज़ लगातार टप टप करके मेरे सिर के ललाट पर गिरती जा रही थी, जिसको आम भाषा में माथा बोला जाता है। यानी कि आप इस चीज़ को यूं कह सकते हैं कि वो चीज़ मेरे माथे के बीचों बीच गिर रही थी। उस चीज़ को अपनी आंखों के सामने देखकर मुझे समझ में आ गया था कि ये सब चीज़ें इतनी आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली, और ये जो कुछ भी है ये बहुत ही भयंकर और डरावना है। ये इतना ज़्यादा खतरनाक है कि इस चीज़ को अब और भी ज़्यादा हल्के में लिया तो ये मेरे लिए ठीक नहीं होगा। दरअसल उस वक्त जैसे ही मैं मेरी आंखें खोलता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि मेरे सिर के बिल्कुल ऊपर मेरे कमरे की छत से मेरे दोस्त चेतन की कटी हुई मुंडी लटक रही है। यानी कि उसका कटा हुआ सिर लटक रहा था, और उसके कटे हुए सिर की जो गर्दन थी उस गर्दन से खून की बूंदें टपक टपक कर मेरे ललाट पर गिर रही थीं। और उसकी वो खून की गिरती हुई बूंदें इतनी ज़्यादा ठंडी थीं कि उनके गिरते वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई फ्रिज में रखा हुआ ठंडा पानी अपने सिर पर गिर रहा हो। उस वक्त मेरे दोस्त चेतन की उस कटी हुई मुंडी से वो खून भी इतना ही ज़्यादा ठंडा निकल रहा था। अब आप लोग कल्पना कर सकते हो कि उस वक्त उस चीज़ को देखते ही मेरे ऊपर क्या बीती होगी। इस कहानी को सुनते वक्त आप आंख बंद करके, जैसा मैं कहता हूँ वैसा एक बार कल्पना करके देखिए। उसके बाद आपको एहसास होगा कि यह सब मेरे लिए कितना ज़्यादा भयंकर और डरावना था। उस वक्त मुझे हार्ट अटैक भी आ सकता था, क्योंकि उस वक्त मेरे चारों तरफ माहौल ही कुछ ऐसा था कि वो सब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डरावना था। आप कल्पना कीजिए कि आप अपने कमरे में सोए हुए हैं
उस वक्त आपके कमरे की लाइट भी बंद है और पूरे कमरे में बिल्कुल अंधेरा है। सिर्फ थोड़ी बहुत रोशनी आपके कमरे की बालकनी या फिर रोशनदान से आ रही है और सोते वक्त आपको ऐसा एहसास होता है कि जैसे आपके सिर पर कुछ पानी की बूंदें गिर रही हैं और उनके गिरने के एहसास से आप अपनी आंखें खोलते हैं। जैसे ही आप अपनी आंखें खोलते हैं तो आपको अपने सिर के ऊपर दिखाई देता है कि आपके ही किसी दोस्त की कटी हुई मुंडी आपके बिल्कुल ऊपर छत से लटकी हुई है और उसकी कटी हुई गर्दन से खून की बूंदें टपक टपक कर आपके ऊपर गिर रही हैं। अब आप इस चीज़ को कल्पना करके देखिए कि एक इंसान के लिए ये कितना भयावह दृश्य हो सकता है। लेकिन शायद आप इस चीज़ को उतना ज़्यादा महसूस नहीं कर सकते जितना ज़्यादा उस वक्त मैंने उस चीज़ को महसूस किया था, क्योंकि वो चीज़ मेरे साथ हुई थी। इसलिए वो कितनी ज़्यादा डरावनी थी, इस चीज़ का अंदाज़ा सिर्फ मुझे ही हो सकता है। और ये तो कुछ भी डरावना नहीं था, बल्कि इससे आगे अब मेरे साथ उस कमरे में जो कुछ होने वाला था वो डर के मामले में इसका भी बाप था। यानी कि वो चीज़ इससे भी कई गुना ज़्यादा डरावनी थी। अब जैसे ही मैं उस चीज़ को अपने ऊपर देखता हूँ तो उस वक्त मेरे मुंह से एक ज़ोर की चीख निकलती है और मैं डर कर अपने बेड पर उठकर बैठ जाता हूँ। उस वक्त मैं पूरा खड़ा नहीं हुआ था, बल्कि आप यूँ समझ लीजिए कि जैसे आप अपने बेड पर बिल्कुल सीधे सोए हुए हैं और अचानक से आपने कोई डरावना सपना देख लिया हो। ऐसा कई बार आपके साथ भी होता होगा और वो डरावना सपना देखने के बाद आप अचानक से सोते सोते ही उठ जाते हैं। यानी कि आपके पैर तो उस वक्त लेटे ही रहते हैं, सिर्फ आपके शरीर का जो ऊपर वाला हिस्सा है आप उससे खड़े हो जाते हैं। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि जैसे कोई इंसान बेड पर बैठता है, आप उस तरीके से नींद से उठ जाते हैं। और उस वक्त मैं भी कुछ इसी तरीके से डर कर अपने बेड पर उठकर बैठ गया था। उस वक्त जो कुछ भी वहाँ पर उस कमरे में मेरे साथ हुआ था, उस हादसे की एक एक बारीक से बारीक चीज़ को मैं शब्दों में पिरोकर आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद आप उस चीज़ को समझ पा रहे हैं और महसूस भी कर पा रहे हैं। अब जैसे ही मैं उसे तरीके से अपने बेड पर बैठता हूँ तो अचानक से बैठते ही मुझे मेरे कमरे में फिर से कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसको देखते ही मैं समझ गया था कि शायद आज मेरा नंबर आ गया है और ये मेरे जीवन का अंतिम पल है। क्योंकि जैसे ही मैं उस चीज़ से डरकर अपने बेड पर अचानक से बैठता हूँ तो उस वक्त मेरे कमरे में मेरे बेड के बिल्कुल सामने एक स्टडी टेबल रखी हुई थी। उस टेबल के ऊपर जैसे ही मैं उठकर बैठता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि उस टेबल के ऊपर एक औरत बैठी हुई है और वो औरत किसी साधारण तरीके से उस टेबल पर नहीं बैठी हुई थी, बल्कि वो एक अजीब तरीके से उस टेबल पर बैठी हुई थी, जैसे कि कोई मकड़ी बैठी हुई होती है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से उस वक्त वो उस टेबल पर बैठी हुई थी, उस तरीके से मैंने कई बार भूतिया और डरावनी फिल्मों में जो आत्माएं होती थी उनको बैठे हुए देखा था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने भी अगर कोई भूतिया या डरावनी फिल्म देखी होगी तो आपने भी देखा होगा कि जो कोई भी आत्मा होती है या फिर किसी के अंदर कोई भयंकर डरावनी आत्मा आती है तो वो अजीब तरीके से बैठती हैं और अजीब तरीके से चलने लगती हैं, जैसे कि कोई मकड़ी चलती हो। उस वक्त मेरे सामने भी वो औरत उसी तरीके से बैठी हुई थी। वो औरत और कोई नहीं बल्कि वो वही औरत थी जो उस दिन हम लोगों को उस बार में डांस करती हुई मिली थी, जिसके साथ मेरे दोस्त गौरव का छोटा मोटा झगड़ा हो गया था और जिस औरत ने गौरव को मारकर उसे कमरे में लटका दिया था और उसके हाथों को काट कर ले गई थी। अब वही औरत मेरे सामने उस वक्त उस टेबल पर बैठी हुई थी, लेकिन अब उसका वो चेहरा बुरी तरीके से गला हुआ और सड़ा हुआ सा दिखाई दे रहा था। उसको देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे इसका ये चेहरा पहले तो बहुत ही बुरी तरीके से जल गया हो और उसके बाद ये धीरे धीरे सड़ गया हो, क्योंकि उसके चेहरे में अजीब तरीके की दरारें पड़ी हुई थी और वो दरारें कुछ इस तरीके की थीं जैसे किसी इंसान की एड़ियाँ फट जाती हैं और उन एड़ियों में जो दरारें पड़ जाती हैं उसी तरीके से अब मुझे उसके चेहरे में दरारें पड़ी हुई दिखाई दे रही थी। इसके साथ ही उसने अपने होठों पर बहुत ही ज़्यादा लिपस्टिक लगा रखी थी और वो लिपस्टिक ना ही तो पूरी तरीके से काले रंग की थी और ना ही पूरी तरीके से लाल रंग की थी। उसकी उस लिपस्टिक का वो रंग उस वक्त उसके चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था। इसके साथ ही उसके सिर के बाल भी अब बहुत ही ज़्यादा अजीब दिखाई दे रहे थे। उसके बालों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये बहुत दिनों से नहाए ही ना हो।
अब उसका वो रूप देखकर मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई थी और उस वक्त मैं कुछ भी हरकत नहीं कर पा रहा था। मैं बस एक तक उसकी तरफ देख रहा था। जब मैं लगातार एक तक उसकी तरफ देख रहा था तो वो भी मेरी तरफ अजीब तरीके से घूर रही थी और थोड़ी ही देर बाद घूरते घूरते ही अचानक से वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराती है। लेकिन उस वक्त उसके होठों पर वो मुस्कुराहट मुझे बहुत ही ज़्यादा भयंकर और डरावनी लग रही थी, क्योंकि उन काले काले होठों के बीच में उसके वो पीले और सड़े हुए से दांत, जो कि उस वक्त उसके होठों को फाड़ते हुए बाहर की तरफ आ रहे थे, वो उस अंधेरे में उसके चेहरे को और भी ज़्यादा भयंकर और डरावना बना रहे थे। उसका वो रूप देखकर मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि ये कोई साधारण औरत नहीं है, बल्कि ये कोई दायन या पिशाचिनी है, जो कि अलग अलग रूप बदलकर हम लोगों के सामने आ रही है। और इसी ने मेरे दोस्त गौरव की जान ली है। अब शायद ये मुझे भी मारने के लिए यहाँ पर आ गई है। अभी मैं मेरे दिमाग में ये सब सोच ही रहा था कि तभी अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए पहली बार मुझे उस औरत की वो डरावनी आवाज़ सुनाई देती है। जब वो औरत बोलती है तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरे कमरे में एक अजीब तरीके का बेस उत्पन्न हो रहा हो। उस वक्त उसकी आवाज़ को सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कमरे में चारों तरफ बड़े बड़े साउंड स्पीकर लगे हुए हों, क्योंकि उसकी वो आवाज़ जब वो बोल रही थी तो पूरे कमरे में गूंज रही थी और उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा भारी थी। उस आवाज़ को आज भी मैं कई बार जब याद करता हूँ और उस आवाज़ को महसूस करता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाता। उस वक्त वो मुझे कहती है कि तेरे एक दोस्त को तो मैंने पहले ही निपटा दिया था और दूसरे को अभी तू अपने ऊपर टंगा हुआ देख रहा है। इसकी मुंडी को इस तरीके से यहाँ पर टंगा हुआ देखकर तू समझ गया होगा कि मैंने इसके साथ क्या किया होगा। अब अगला नंबर तेरा है, लेकिन आज मैं तुझे नहीं मारूंगी। मैं चाहती तो तुझे आज ही यहीं पर मार सकती थी, लेकिन आज मेरी तुझको मारने की इच्छा नहीं है। वो इसलिए क्योंकि मैं तेरे को उस खौफ में देखना चाहती हूँ, जो खौफ उस वक्त उस बार में तुम लोगों की आंखों में बिल्कुल भी नहीं था। मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मैं तुम लोगों को इस कदर से डरने पर मजबूर कर दूंगी कि तुमको बार बार इस चीज़ का एहसास होगा कि उस दिन उस जगह पर तुमने मेरे साथ वो बदतमीजी ना की होती तो आज तुम लोगों का ये हाल ना हुआ होता। अब उसकी वो बात सुनते ही मैं अजीब तरीके से किसी छोटे बच्चे की तरह अपना रोने के जैसा मुंह बना लेता हूँ। उस वक्त अंदर से तो मेरी बहुत ज़्यादा रोने की इच्छा हो रही थी, लेकिन मैं चाह कर भी ज़ोर ज़ोर से नहीं रो पा रहा था, क्योंकि अभी भी वो डरावनी औरत, अब मैं उसे औरत तो नहीं कह सकता क्योंकि अब तक मुझे उसकी सच्चाई पता चल चुकी थी और मुझे यह समझ में आ गया था कि ये कोई पिशाचिनी या फिर दायन है जो कि हम लोगों के पीछे बुरी तरीके से पड़ चुकी हैं। इसके साथ ही वो मुझसे कहती हैं कि पिछले 3-4 दिन से जो कुछ भी मैं तुम लोगों के साथ होता हुआ देख रही हूँ और जिस खौफ से, जिस डर से तुम लोगों को जीते हुए और अपना टाइम निकालते हुए देख रही हूँ, उसको देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है और इससे भी कई गुना ज़्यादा मज़ा मुझे एक एक करके तुम लोगों को मारने में आ रहा है। जब मैंने तुम्हारे दोस्तों को मारा तो तुम सोच भी नहीं सकते उस वक्त मेरी रूह को कितना सुकून मिला था। उनको मारकर उनका खून पीते वक्त मेरे कलेजे को बहुत ज़्यादा ठंडक मिली थी। अभी वो चुड़ैल मुझे वो सब कह ही रही थी, लेकिन उससे आगे वो और कुछ कह पाती उससे पहले ही अचानक से मेरे कमरे का दरवाज़ा खुलता है, क्योंकि उस वक्त मैंने मेरे कमरे के अंदर की तरफ की कुंडी नहीं लगा रखी थी। अब जैसे ही मुझे मेरे कमरे की खुलने की आवाज़ सुनाई देती है तो अचानक से उस पिशाचिनी के ऊपर से मेरी नज़र हटकर एक पल के लिए मेरे कमरे के दरवाजे की तरफ चली जाती है, ये देखने के लिए कि दरवाज़ा किसने खोला है। और जब मैं उस तरफ देखता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि उस वक्त मेरे कमरे के दरवाजे पर रमेश काका खड़े थे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कहानी में नया किरदार रमेश काका कौन है, तो आप लोगों को रमेश काका के बारे में इस कहानी में थोड़ा सा आगे चलकर पता चलेगा। उस वक्त जैसे ही मैं अपनी आंखों के सामने रमेश काका को खड़ा हुआ देखता हूँ तो एक तो पहले से ही मेरा मन रोने का हो रहा था, और जब मैं उनको अपने सामने खड़ा हुआ देखता हूँ तो मैं फूट फूट कर रोने लगता हूँ। और रोते वक्त एक पल के लिए जब मेरी नज़र फिर से मेरे सामने रखी हुई उस स्टडी टेबल की तरफ जाती है तो अब वो पिशाचिनी वहाँ से गायब थी, यानी कि अब मुझे वहाँ पर वैसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था जो कुछ देर पहले वहाँ पर मेरे साथ हो रहा था।
इसके साथ ही अब ना ही मेरे ऊपर कमरे की छत से वो मुंडी लटकी हुई थी, यानी कि अब वो मुंडी भी वहाँ से गायब थी। लेकिन जब रमेश काका मुझे इस तरीके से फोड़ फोड़ कर रोता हुआ देखते हैं तो वो मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं कि अरे मनीष बाबा, क्या हुआ? आप इस तरीके से रो क्यों रहे हैं? वो मुझसे कहते हैं कि मैं तो नीचे सो रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर पहले मुझे अचानक से आपके चीखने की आवाज़ सुनाई दी। इसी वजह से मैं ऊपर ये देखने के लिए आ गया कि कहीं आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। शायद जब मैं उस मुंडी को अपने ऊपर देखकर डर के मारे चीख कर अचानक से उठा था तो उन्होंने मेरी आवाज़ सुन ली थी। इसी वजह से वो मेरे पास ऊपर आए थे। जब रमेश काका मुझसे पूछते हैं तो मैं उनको शुरू से लेकर अंत तक की सारी बात बताता हूँ। मेरे साथ पिछले 3-4 दिन से क्या हो रहा था और 3-4 दिन पहले क्या हुआ था वो भी मैं उनको बता देता हूँ। अब जैसे ही मैं उनको ये सारी बात बताता हूँ तो उनको सब कुछ समझ में आ जाता है। दरअसल रमेश काका हमारे घर में काम करने वाले एक नौकर थे और वो लगभग पिछले 10 साल से हमारे घर पर काम कर रहे थे। लेकिन हम उनको कभी भी नौकर की भावना से नहीं देखे थे, बल्कि वो हमारे लिए हमारे घर के सदस्य की तरह ही थे और मैं उनको शुरू से ही अपने पिता के सम्मान मानता था। इसीलिए मैं उनको रमेश काका कहकर पुकारता था। उस दिन सुबह होने तक रमेश काका मेरे साथ वहीं पर मेरे कमरे में ही रहते हैं और जैसे ही सुबह मेरे पापा अपने काम से बाहर चले जाते हैं तो फिर रमेश काका मुझे कहते हैं कि मेरे गांव में एक बहुत ही बड़ा काली माता का मंदिर है, हम लोगों को वहीं पर चलना चाहिए, क्योंकि ये जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है इसका ना ही तो किसी पुलिस वाले के पास कोई इलाज है और ना ही किसी डॉक्टर के पास। जब रमेश काका ने मुझे ऐसा कहा तो मैं उनसे कहता हूँ कि अगर इस बारे में पापा को पता चला तो वो हम लोगों को बहुत ज़्यादा डांटेंगे। तो रमेश काका मुझसे कहते हैं कि इसके बारे में हम मालिक को कुछ भी पता ही नहीं चलने देंगे। घर पर जो लोग बचे हुए हैं हम उनको यही कहकर निकलेंगे कि हम लोग मार्केट से कुछ सामान लाने के लिए जा रहे हैं और हमको आने में शाम हो जाएगी। जब हम लोग जाएंगे तो किसी भी ड्राइवर को साथ में लेकर नहीं जाएंगे, बल्कि तुम ही गाड़ी चलाकर ले चलना और मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। जब रमेश काका ने मुझे यह बात कही तो मैं उनका वहीं पर हाथ जोड़कर धन्यवाद करने लगता हूँ, लेकिन वो मुझसे कहते हैं कि मेरा यह धन्यवाद तुम उस वक्त करना जब सच में तुम्हारा उस डरावनी चीज़ से पीछा छूट जाए। अब हम लोगों ने हमारे प्लान के हिसाब से ही काम किया और अब हम मेरी गाड़ी लेकर रमेश काका के गांव में पहुंच चुके थे। उस वक्त रमेश काका का गांव हमारे घर से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर था, जहां पहुंचने में हमें लगभग 4 घंटे का समय लगा। लेकिन रास्ते में जाते वक्त जैसे ही हम लोग घर से निकले थे तो घर से थोड़ी सी दूर आते ही रमेश काका ने गाड़ी रुकवाई और गाड़ी के आगे की तरफ और पीछे की तरफ दोनों तरफ ही रमेश काका ने एक धागे में पिरोए हुए नींबू और मिर्ची गाड़ी के दोनों तरफ बांध दी थी। और उसके बाद गाड़ी में बैठते ही रमेश काका ने मुझसे कहा कि जब तक हम लोग हमारे गांव नहीं पहुंच जाते तब तक तुम लगातार गाड़ी में हनुमान चालीसा चलाते ही रहना। अगर एक बार हनुमान चालीसा पूरी हो जाए तो उसको उसी वक्त दोबारा से चालू कर देना। जब मैंने इसके बारे में रमेश काका से पूछा कि आप ऐसा क्यों करवा रहे हो, तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो जो कोई भी डरावनी चीज़ है हो सकता है वो हम लोगों का पीछा करे और वो ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि हम किसी ऐसी जगह पर पहुंचे जहां से उससे पीछा छुड़ाने का रास्ता हमको मिल जाए। अब हम लोग पूरे रास्ते में सिर्फ हनुमान चालीसा सुनते ही गए थे और हमसे सकुशल रमेश काका के गांव में उस काली माता के मंदिर में पहुंच गए थे। उस काली माता के जो पुजारी थे वो पहले से ही रमेश काका के काफ़ी अच्छे खासे जानकार थे। इसी वजह से जब रमेश काका ने उन पुजारी जी को सारी कहानी बताई तो वो हम लोगों से कहते हैं कि आज दोपहर को लगभग 12:15 बजे के वक्त से ही हम लोगों को इसी मंदिर में एक हवन करना होगा और माता रानी को बुलाकर उनसे ही पूछना होगा कि तुम्हारे साथ ये सब क्या हो रहा है। उसके बाद पंडित जी ने जो भी हवन की सामग्री बताई वो सामग्री को रमेश काका ही लेकर आते हैं और जब वो सामग्री लाने गए थे तो मुझे मंदिर में ही छोड़कर गए थे और पुजारी जी से कहकर गए थे कि आप इसका ध्यान रखना। फिर जब पंडित जी हवन करते हैं और माता रानी को पुकारते हैं और उनको बुलाते हैं तो माता रानी वहाँ पर आती हैं और जो कुछ भी माता रानी ने उस वक्त हम लोगों को बताया उसको सुनकर हमारे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई थी। माता रानी ने भी हमें वही बताया जिसका अंदेशा मुझे पहले से ही था। उन्होंने मुझे बताया कि वो एक पिशाचिनी है
जिसको छेड़कर तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन जिस किसी ने भी उसको छेड़ा था उसको उसकी सज़ा मिल चुकी है, पर तुमने उसको नहीं छेड़ा था। इसी वजह से मैं तुमको उस बुरी शक्ति से बचाने में तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुमने भी तुम्हारे जीवन में बहुत से गलत आचरण अपना रखे हैं। अगर तुम आज मुझसे वादा करो कि तुम आज से और अभी से उन गलत आचरणों को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दोगे, तो ही मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उस वक्त उस मंदिर के पुजारी के अंदर ही माता रानी की परछाई आ रही थी, यानी कि उनके शरीर के अंदर ही आकर माता रानी बोल रही थी। अब माता रानी के मुंह से यह बात सुनकर मैं कुछ बोलता उससे पहले ही रमेश काका बोल पड़ते हैं कि है माता रानी, इसकी तरफ से मैं क्षमा मांगता हूँ और आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद ये बच्चा ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। और वो मेरी तरफ भी इशारा करते हैं, जिसके बाद मैं भी माता रानी से माफ़ी मांगता हूँ। इसके बाद माता रानी मुझे उस हवन की जलती हुई जोत में से थोड़ा सा भभूत उठाकर देती हैं और मुझसे कहती हैं कि इस भभूत को हमेशा अपने साथ रखना और रोज़ाना थोड़ा थोड़ा लेते रहना। जब ये ख़त्म हो जाए तो वापस आकर मेरे इस मंदिर से ले जाना। इसके साथ ही वो मेरे हाथ की कलाई पर भी एक धागा बांधती हैं और मुझसे कहती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन यह धागा तुम्हारी हाथ की कलाई से अलग नहीं होना चाहिए। अगर आने वाली पूर्णिमा तक यह धागा सही सलामत तुम्हारी हाथ की कलाई पर इसी तरीके से बंधा रहा, तो फिर उसके बाद वो बुरी शैतानी शक्ति, वो पिशाचिनी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। अगर पूर्णिमा के बाद यह धागा तुम्हारे हाथ से खुल भी जाता है तो भी वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, लेकिन आने वाली पूर्णिमा तक तो यह धागा किसी भी हालत में तुम्हारे हाथ से नहीं खुलना चाहिए। इसके बाद मैं वैसा ही करता हूँ और उसी दिन से मैंने जितने भी मेरे जीवन में बुरे नशे अपना रखे थे उन सभी को मैं छोड़ देता हूँ। उसी दिन से मैंने शराब पीना भी हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया था और उस दिन के बाद मैं हर महीने में कम से कम एक दिन तो माता रानी के उस मंदिर में जाकर ही आता हूँ। और आज माता रानी की कृपा से ही मैं आप लोगों को मेरे जीवन में घटी उस घटना के बारे में बता पा रहा हूँ, वरना अब तक तो पता नहीं मैं कहाँ होता, जिंदा भी होता या नहीं। अब उस दिन जैसे ही हम लोग हवन को खत्म करने के बाद मंदिर के बाहर आते हैं तो अचानक से मेरा फ़ोन बजता है और वो फ़ोन मेरे ही किसी दूसरे दोस्त का था जिसका नाम प्रवीण था। वो मुझे बताता है कि आज दोपहर को ही ट्रेन की पटरियां पर चेतन की कटी हुई लाश मिली है। उसका सिर उसके धड़ से पूरी तरीके से अलग हो रखा था और उसकी बहुत ही दर्दनाक मौत हुई है। ये चीज़ सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। उस चीज़ को सुनते ही मैं वापस उन पुजारी जी के पास जाता हूँ और उनको सारी बात बताता हूँ। जैसे ही मैंने पुजारी जी को यह बात बताई तो वो मुझे कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ आने से पहले ही कल रात को ही तुम्हारे उस दोस्त के साथ वो घटना हो चुकी थी, पर तुम अब निश्चित रहो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल में इसी तरह की कई और दिलचस्प कहानियाँ हैं, उन्हें भी ज़रूर सुनिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपका ये छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को एक नई हॉरर कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड ओनली एट फियर फ्रॉस्ट 22।